तो चलिए भाई, लास्ट क्लास तक के हम लोगों ने तो ये देख लिया था कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, हमने लास्ट क्लास तक के देख लिया था कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, मान लो 3t³ तो कोई बता सकता है कि वेलोसिटी कितनी होगी? हाँ, तो वेलोसिटी हो जाएगी क्या, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम ds/dt। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, 3 इधर आएगा तो 9t² बन जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट इतना है तो वेलोसिटी इतनी आ गई, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? हाँ, तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे, ये 2 यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा 18t। तो हमने देखो यहाँ पे क्या किया, इससे ये निकाला डिफरेंशिएट करके, उसके बाद इससे हमने ये निकाला अगेन इसको डिफरेंशिएट करके। क्या हो कि अगर मैं आपको बोलूं कि अगर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू t² + 2, अगर मैंने आपको डायरेक्ट एक्सेलरेशन दे दिया, मतलब इसकी वैल्यू दे दी, और मैं आपसे कहूं कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो भाई हमको जब ये पता होता था तो हम डिफरेंशिएट कर करके यहां तक के पहुंच जाते थे। पता है, अगर हमें ये पता हो तो हम इंटीग्रेट करके वापस पीछे पहुंच सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा प्रोसीजर क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो देखो यहां से अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे को ये मिल जाएगा, और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो मुझको ये मिल जाएगा। अभी इंटीग्रेट करते कैसे हैं वो देखते हैं। तो देखो, इंटीग्रेट अगर हमें करना है, हमें पता है कि a इज इक्वल्स टू क्या होता है, dv/dt। यहाँ पे आप लोग इंटीग्रेशन को ना बहुत ब्रीफ में समझोगे, एक्चुअल तो आप लोग वहां पे समझने वाले हो मैथ्स में, बट जितना हमारे काम का है ना उतना पूरा आज की क्लास में हो जाएगा, उससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो ये फॉर्मूला तो सारे बच्चों को पता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv/dt। यहां पे मैं क्या करूंगा, dt को इस साइड ले जाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा, a dt इज इक्वल्स टू dv। अब मैं इसको इधर और इसको इधर लिख देता हूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो dv इज इक्वल्स टू a dt हमने ऐसा लिख दिया। अब देखो दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन का साइन होता है, वो साइन होता है कैसा, ऐसा, ये है इंटीग्रेशन का साइन। अगर ऐसा साइन कहीं पे लग गया है इसका मतलब है आपको इंटीग्रेशन करना है। अब देखते हैं कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कैसा है। अगर आपको दे दिया है x⁴n और बोला कि बच्चों इसको इंटीग्रेट करके बताओ, तो अगर मुझे इंटीग्रेट करने बोला तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक सिंबल लगाऊंगा इंटीग्रेशन का। मैं बोलूंगा कि ये मैंने लगा दिया इंटीग्रेशन का सिंबल। दूसरी चीज, आप पूछोगे सर इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। जैसे यहाँ पे देखो आपने टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया था, देखो टाइम जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में जो नीचे होता है ना उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। यहाँ पे अब हमको करना है इंटीग्रेट, तो मैं बोलूंगा एक काम करो बच्चों, इसको आप x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट कर दो। तो हम इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, इंटीग्रेट x⁴n विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप उसको ना मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसा लिख लोगे, इंटीग्रेट x⁴n विथ रिस्पेक्ट टू x। ये मैंने इसको लिखा था वर्ड के फॉर्म में, इसको आपने लिख दिया क्या, मैथमेटिकल फॉर्म में। अब इसका फॉर्मूला है, इसका आप सीधे आंसर क्या लिख दोगे, इज इक्वल्स टू, आप लोगों ने वहां पे पढ़ा था ना कि अगर x⁴n है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, n x⁴n-1। ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद किया था। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी याद कर लो, ये तो और इजी है। इसका मतलब होता है x तो एज इट इज लिखो, इसका जस्ट उल्टा प्रोसीजर है ये, यानी कि इसमें हम लोग पावर कम कर रहे हैं तो इसमें पावर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो x⁴n+1, नीचे भी n+1। कितना इजी है इसको याद करना, x⁴1 n+1 अपॉन में भी n+1, यानी ऊपर और नीचे दोनों सेम चीजें होती है। इसमें हमने क्या किया था, सामने n लाया था और यहाँ पे n-1, लेकिन ये तो और इजी है। तो क्या कोई मुझे बता सकता है x⁵ का इंटीग्रेशन कितना होगा?
6 की पावर 6/6। हाँ बिल्कुल सही तान्या। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा, ये देखो ये इंटीग्रेशन का साइन, x की पावर 6/6। बहुत इजी। अगर मैंने आपको दे दिया कि बताओ 4x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा? 4x4/4। हाँ 4x की पावर 4/4, तो इससे ये कट जाएगा और x की पावर 4 बच जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है। तो लेकिन ना इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला तो हम लोगों ने याद कर लिया, पर इंटीग्रेशन ना दो टाइप का होता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन दो टाइप के आने वाले हैं। तो वो टाइप क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं पहले, कि वो डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या चीज है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हमें बहुत आगे तक के बढ़ना नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे फील ले लेते हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है? जोड़ना, चीजों को ऐड करना। और डिफरेंशिएट करने का क्या मतलब होता है? चीजों को तोड़ना, चीजों को छोटा 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 बनाना। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो देखो मैं यहाँ पे जस्ट आप लोगों के समझने के लिए, एक फील के लिए कुछ बता रहा हूं। यहाँ पे देखो हुआ क्या कि यहाँ पे ये मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे ना किसी बच्चे ने आके एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये वाली लाइन। उसने बोल दिया कि ये वहां पे y की जो वैल्यू है वो 5 है, और ये x की वैल्यू पता है कहां तक के गई है? ये गई है 8 तक। हम x डायरेक्शन में 8 तक गए और y डायरेक्शन में 5 तक के गए। अब उसने मुझसे पूछा कि सर क्या आप मुझे इस कर्व के नीचे का एरिया बता सकते हो? वो एरिया को मैं यहाँ पे शेड करके आपको दिखा रहा हूं। क्या आप लोग वो एरिया कैलकुलेट कर सकते हो? कितना आएगा यार? ये तो एक रेक्टेंगल है जिसकी ये वाली साइड 5 है और ये वाली साइड 8 है। तो एरिया कितना हो जाएगा? 40 यूनिट्स। यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर है। तो आपको यूनिट स्क्वायर नहीं बोलना पड़ेगा, यूनिट, एरिया की जो भी यूनिट होती हो, क्योंकि एरिया की यूनिट तो हेक्टेयर भी होती है। तो क्या हेक्टेयर स्क्वायर लिखूंगा? हम बोलेंगे 40 यूनिट्स। ठीक है। यहाँ पे तो बड़ा आसान था कैलकुलेट करना। लेकिन अब उस बच्चे ने बोला कि सर अब दूसरा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में अब आपको फॉर्मूला लगाना है अपना, और आपको यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करके बताना है। शर्त यह है कि अभी तक के ट्राइंगल के एरिया का आविष्कार नहीं हुआ है। सब जानते हैं ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। मान लो ये फॉर्मूला आप लोगों को नहीं पता, इसका यूज नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है। आपको ये वाला फॉर्मूला पता ही नहीं है। अब बच्चे ने बोला कि सर एक काम करो, यहां से ये वाली जो लाइन है इसके नीचे का आप एरिया हमें बता दो। इस लाइन के नीचे का एरिया मुझे बता दो। ये यहां से लेके यहां तक के जो है, ये यहां से लेके यहां तक के क्या है? मान लो ये 8 है, और ये एक्स कोऑर्डिनेट में कितना है? यहाँ पे मान लो 12 है। इसके नीचे का एरिया उसने मुझसे पूछा, तो मुझे ये वाला एरिया ना उसको काउंट करके बताना है, और मुझे वो वाला फॉर्मूला पता ही नहीं। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे चल के ना हमको ऐसे ऐसे कर्व मिलने वाले हैं, ये ऐसे 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 ऐसे। इसके लिए कोई फॉर्मूला होगा? नहीं होगा ना। तो वैसे ही मैंने इसके लिए, ये बहुत सिंपल है इसलिए मैं इसका एग्जांपल लिया हूं। ऐसों का तो हमको फॉर्मूला भी नहीं पता, तो हम कैसे करेंगे? तो हम यहीं पे सीख लेते हैं और उसको यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर लेंगे। ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि इसका हमको फॉर्मूला नहीं पता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो अब साइंटिस्ट लोगों ने जुगाड़ लगाया कि हम इसका एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बोले कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? तो यहाँ पे देखो अब क्या जुगाड़ किए। सबसे पहले तो मैं ये शेडेड रीजन को हटा देता हूं। ये देखो ये वाला एरिया हमको कैलकुलेट करना है। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि ठीक है, आपको ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला नहीं पता है, बट आपको रेक्टेंगल का तो एरिया पता है। तो एक काम करो, यहां पे एक रेक्टेंगल ले लो ऐसा, ये वाला एक रेक्टेंगल। हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल का ये वाला जो साइड है ना, इसको कांस्टेंट रखेंगे। हमेशा क्या रखेंगे? 1 यूनिट रखेंगे फॉर एग्जांपल। तो देखो ये 1 यूनिट। अब इसकी हाइट कितनी है? ये भी मान लो 1 यूनिट है।
अगला हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल लेंगे। इस रेक्टेंगल में देखो मैंने बताया था नीचे वाला तो हमेशा 1 रहेगा, ये वाला मान लो इस बार कितना है, 2 है। अगला हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल लेंगे, ये रेक्टेंगल हम लोगों ने जैसे ही लिया, ये 1 है और इसकी हाइट कितनी है, 3 है। मैं हाइट को यहाँ पे लिखते जाता हूँ ऐसा, इसकी हाइट इतनी है। उसके बाद हम लोग अगला रेक्टेंगल लेंगे। इस रेक्टेंगल में यहाँ पे देखो इसकी हाइट 4 है और बेस तो 1 है। ऐसा करते करते क्या हम लास्ट तक के पहुंच सकते हैं? मैं बीच का नहीं बनाता, मैं सीधा लास्ट में पहुंच जाता हूँ कि लास्ट में हम लोग ना यहाँ पे पहुंच गए। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये पहला वाला तो हमारा छूट गया था, तो ये 1 1 1 करते हुए अब इसकी हाइट कितनी आएगी, 11 आएगी। देखो एक्चुअल में ये पहला वाला 1 तो छूट गया, यहाँ पे 1 आना चाहिए था ना। दूसरे वाले में 1 लिखा है हमने, तीसरे वाले में 2 लिखा है, तो ये 12th वाले में क्या लिख दिया मैंने, 11। कुछ भी लिखो अभी सब चलता है। तो ऐसे करके बीच में बहुत सारे ये देखो रेक्टेंगल बन गए। ये एक रेक्टेंगल बन गया, उसके बाद ये एक रेक्टेंगल बन गया, उसके बाद ये एक रेक्टेंगल बन गया, उसके बाद ये एक रेक्टेंगल बन गया। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि चलो अब एक काम करो, रेक्टेंगल का तो एरिया हमको पता है, इसका एरिया कितना है, 1 × 1। इसका एरिया कितना है, 1 × 2। तो देखो इसका एरिया 1 × 1 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 3 प्लस 1 × 4, ऐसा करके जोड़ दो तो एरिया अंडर दिस मिल जाएगा। लेकिन पूरा एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, पता है क्यों? हाँ, क्योंकि ये देखो गैप जो है ना ये बच जा रहे हैं, ये गैप बच गए। आप पता है ये यहाँ पे ये गैप बच गया, ये गैप बच गया, ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल रही है। अब मैं आपको एक कायदे की चीज बताता हूं कि मान लो ये हमारा एक्स वाई एक्सिस था, ये हमारा कर्व था। इसमें पता है आपने अगर मान लो सिर्फ 2 ही रेक्टेंगल लिए, बोले कि मैं बहुत कंजूस हूं, यहां से देखो ये टोटल इसकी जो ये लेंथ थी ना ये 12 थी, मैं पहला ले लिया एक 4 का। देखो ये 1 2 3 4, यहाँ पे ये पहला वाला आएगा 4 का, उसके बाद ये दूसरा वाला आ जाएगा 4 का। 4 तो छूट गया, फिर 4 और 4, तो देखो 4 4 4, ये टोटल यहाँ पे 12 पे पहुंच गए। इसकी विड्थ 4 है, इसकी भी विड्थ 4 है, और यहाँ तो भाई रेक्टेंगल नहीं जम सकता, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल बनाओगे 4 विड्थ वाला तो ये तो ऊपर निकल जाएगा। तो आप देखो जितने कम आप रेक्टेंगल लोगे उतना एरिया का ज्यादा हमारा लॉस होता है। देखो कितना सारे एरिया अनकाउंटेड रह गया, ये वाला एरिया अनकाउंटेड, ये वाला एरिया अनकाउंटेड, क्योंकि हमें तो सिर्फ रेक्टेंगल का एरिया पता है ना। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने जितने ज्यादा रेक्टेंगल लिए उतना एरिया देखो लॉस कम हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसको और छोटा कर दूं, बहुत छोटा, तो लॉस भी क्या हो जाएगा, बहुत कम। अगर मैं इसको बहुत छोटा कर दूं, यानी कि यहाँ पे देखो ये ऐसा, अगर मान लो मैंने पहला वाला यहाँ पे लिया ये ऐसा, दूसरा वाला ये ऐसा, तीसरा वाला ये ऐसा, चौथा वाला ये ऐसा, तो आपको दिखेगा भी नहीं कि कुछ लॉस हो रहा है। और उन सब का एरिया अगर हम लोग जोड़ दें, समझ पा रहे हो, उन सब का एरिया अगर हम जोड़ देंगे तो हमको एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या बोला गया, इंटीग्रेशन करना। तो इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, देखो दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो यहाँ पे देखो इसको हमने कांस्टेंट रखा है, तो x की वैल्यू हमने कांस्टेंट रखी है, लेकिन y की वैल्यू हर बार हर बार हर बार हर बार चेंज हो रही है। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखता हूं dy, और ना यहां पे लिमिट लगा देता हूं कि ये जो y है ना उसकी वैल्यू 0 से शुरू हो रही है और मैक्सिमम कहां तक की जा रही है पता है, 8 तक। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि x की वैल्यू तो कांस्टेंट है भैया 1, और हर बार ना y की वैल्यू देखो, इधर पे y1 था, इधर y2 था, y3 था, ऐसे करके कहां तक के जा रहे हैं हम लोग, y = 8 तक के हम लोग जा रहे हैं। तो ये इंटीग्रेट कर दो, तो वो इंटीग्रेट करके आपको ना फाइनल आंसर पे पहुंच जाओ, ये उसका फॉर्मूला है। ये आपको ये सेपरेट 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 ऐसा लिखना नहीं है, आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले के टर्म्स में लिख दे।
जिसको आपने ये कांस्टेंट रखा है ना, 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, चाहे तो 2 यूनिट रखो, जो भी आपकी मर्जी है, उसको हमने x लिखा, जो बार बार चेंज हो रहा है, देखो हाइट चेंज हो रही है तो मैंने उसको dy लिखा, और हाइट कहां से कहां तक चेंज हो रही है, 0 से शुरू हो रही है और 8 तक के जा रही है, तो ये होता है उसका रिप्रेजेंटेशन। आई गेस आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना, और इंटीग्रेशन करके आप ना हमेशा एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, हमेशा। तो यहां पे भी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। अब आप बोलोगे सर हमें क्या जरूरत है एरिया अंडर द कर्व निकालने की, तो मैं आपको बताऊंगा कि एरिया अंडर द कर्व निकालने की क्या जरूरत है। मान लो यहां पे दिया हुआ है आपका टाइम, और यहां पे दिया हुआ है क्या, आपका डिस्प्लेसमेंट, या अभी चलो वेलोसिटी लेके चलते कि यहां पे आपको दिया हुआ है वेलोसिटी। अगर मैं आपसे बोलूं कि इनके बीच का जो ग्राफ है वो ऐसा बन रहा है, भाई वेलोसिटी टाइम के साथ में कांस्टेंट है, देखो वेलोसिटी कोई भी टाइम पे कांस्टेंट दिखाई दे रही है आपको। अब मैं बोलूं आपसे कि इसके नीचे का ना आप एरिया निकालो, तो देखो यहां से यहां तक के ये वेलोसिटी की वैल्यू मान लो कितनी है v, और यहां से यहां तक के, सॉरी, ये वैल्यू है टाइम की t, तो एरिया अंडर द कर्व कितना हो जाएगा, v इंटू टी। अब एक फॉर्मूला याद आ रहा है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये तो गजब हो गया, एरिया अंडर वी टी कर्व्स गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए हमको एरिया कैलकुलेट करना है। और एरिया कैलकुलेट हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, इंटीग्रेशन। बिना इंटीग्रेशन के भी कर सकते हैं अगर सिंपल है तो, लेकिन अगर ऊंच पटांग कर्व आ गया तो फिर हम नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। और आप लोग को ना बहुत इजी वाला इंटीग्रेशन करना है, जो एक फॉर्मूला बताया ना, बस खत्म उतने में आपका। तो क्वेश्चन करेंगे तो देखना और बहुत इजी हो जाएगा। तो देखो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी इंटू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट। इतना याद रहेगा, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्वेश्चन ना दो टाइप के आते हैं, और हमको दो अलग अलग इंटीग्रेशन मेथड लगा के उसको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे बोर्ड में बता देता हूं, उसके बाद हम लोग ना क्वेश्चन पे जंप करेंगे और आप लोग सारे क्वेश्चन पूरे हिला देंगे आज। पहला जो इंटीग्रेशन का टाइप होता है उसको हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है कि वो आपको पूछता है वैल्यू, जैसे कि मान लो ये हमारा कर्व है ना, तो वो आपको ना वैल्यू पूछेगा कि टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड से लेके टाइम इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना था, ऐसा पूछेगा। मान लो एक गाड़ी चल रही है, जैसे ही वो चलना शुरू हुई 2 सेकेंड के बाद वो जहां पे थी वहां से लेके अब 4 सेकेंड के बीच में जहां वो पहुंची है उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट। देखो ये एक गाड़ी है, वो यहां से चलना शुरू करी, अभी टाइम t इक्वल टू 0 है, अब वो चलना शुरू करी तो टाइम t इक्वल टू 2 पे वो यहां पे पहुंच जाएगी, और टाइम t इक्वल टू 4 पे वो यहां पे पहुंच जाएगी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब यहां से लेके जब टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड हो जाता है तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो ये पूछ लिया। तो उसने क्या किया है, आपको ना लिमिट दे दी है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, लिमिट। स्टार्टिंग लिमिट 2 सेकेंड और फाइनल लिमिट क्या है, 4 सेकेंड। तो जब भी आपको क्वेश्चन में लिमिट दे दे वो क्या कहलाता है, डेफिनेट इंटीग्रल, बात खत्म। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत इजी है, अभी एक न्यूमेरिकल होगा और सब क्लियर हो जाएगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको दिया हुआ है x की पावर n, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो पता है आप इसको इंटीग्रेट करके कैसे लिखेंगे,
आप इसको इंटीग्रेट करके फॉर्मूला अब भी बताया मैंने, फॉर्मूला क्या है, x की पावर n प्लस हाँ हाँ नीचे भी n+1, लेकिन आपको लिमिट दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, लिमिट जब दिया होगा ना तो यहां पे आप लोग लिख लेंगे कि x इज इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पे x दिया हुआ है ना, तो आपको हमेशा x की लिमिट देगा। अगर यहाँ पे आपको t दिया हुआ है कि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करो, तो आपको t की वैल्यू दे रखेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लो ये मैंने पूरा x के टर्म्स में लिखा है, तो आपको ना x की स्टार्टिंग लिमिट 0 और x यहाँ पे देखो 2 से लेके 4 दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से बनाया है, ये तो मैंने t के टर्म्स में लिखा है, लेकिन ये मैं x के टर्म्स में बता रहा हूं। तो यहाँ पे हम लोग x की लिमिट लिखेंगे, स्टार्टिंग लिमिट और x की फाइनल लिमिट। अगर ये वाला क्वेश्चन होगा ना तो पता है यहाँ पे dt लिखा होगा, तो t की स्टार्टिंग लिमिट कितनी हो जाएगी 2 और फाइनल लिमिट कितनी हो जाएगी 4। तो यहाँ पे नीचे वाली लिमिट लिख लेना, यहाँ पे ऊपर वाली लिमिट। फिर बोलोगे कि सर इसका काम क्या है लिमिट का, तो पता है आप ऐसा इंटीग्रेट करना और यहाँ पे नीचे वाली लिमिट लिख लेना, नीचे वाली लिमिट और यहाँ पे ऊपर वाली लिमिट। फिर इसको हमें आगे चल के सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको ना मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर ये x है और ये y है और दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फॉर x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 4, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो इंटीग्रेट करना है हमको एक्स स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू x, और लिमिट दे रखा है 2 से लेके 4। मैंने क्या बताया था, जब भी लिमिट दे दिया तो वो कौन सा इंटीग्रेशन है, डेफिनेट। तो फॉर्मूले में क्या करना आपको पता है, पहले तो आपको ये साइन लगाना पड़ता है, फिर इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको लिख दो, किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। और जब आपको लिमिट दे दी है x इक्वल टू 2 से लेके x इक्वल टू 4, तो क्या लिखोगे, नीचे 2 और ऊपर में 4, 2 से लेके 4 तक की इसकी लिमिट है। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, बोलो बोलो सब बोलो, x to the power 3/3। हाँ x टू द पावर 3/3। उसके बाद देखो लिमिट भी तो दी हुई थी, तो हमको लिमिट पुट करना है। तो लिमिट हम कैसे पुट करते हैं, उसके लिए पहले ना हम ब्रैकेट लगा के बता देते हैं कि इसकी लिमिट 2 से लेके 4 तक के है। अब अगली स्टेप में हम इन लिमिट्स को पुट करेंगे, इसको बोलते हैं अपर लिमिट और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। दोनों लिमिट हमको पुट करना है। तो हम यहाँ पे देखो, मैं लिमिट पुट करके बता रहा हूं। पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करो, x की जगह पे 4 लिखो, तो कितना हो जाएगा, ये 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। फिर लगाना माइनस का सिंबल हमेशा। अब रखोगे लोअर लिमिट, अब x की जगह पे क्या रखेंगे 2, तो 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, 4 की पावर 3 यानी 64 माइनस 8 यानी 56, तो 56 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। फाइनल आंसर हमारा 56 डिवाइड बाई 3, यही आंसर है। तो ये है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो जो अगला हमारा टाइप आता है ना, वो आता है इनडेफिनेट इंटीग्रल का। इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमको लिमिट नहीं देता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमको लिमिट नहीं देता है। उसमें क्या बोलता है, ये देखो ये है इनडेफिनेट, इनडेफिनेट इंटीग्रल। उसमें हमको क्या बोलेगा कि आपको इंटीग्रेट करना है और रिजल्ट बताना है एट x इक्वल टू 2 पे। यहां तो भैया इसने लिमिट दे दिया था x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4। याद रखना, जब एक ही वैल्यू दे रखा है तो वो कौन सा है, इनडेफिनेट। लिमिट नहीं दिया है, उसने बोला x इक्वल टू 2 पे मेरे को वैल्यू बताओ। यहाँ क्या बोला था, इस लिमिट से इस लिमिट के बीच में वैल्यू बताओ। यहाँ पे इसने बोला एट x इक्वल टू 2। अब इसको मैं आपकी प्रॉब्लम से रिलेट करता हूं। कई बार हमको क्या पूछेगा कि बॉडी जो है
5वें सेकंड से लेके 8वें सेकंड के बीच में कितनी डिस्टेंस कवर की, यानी लिमिट दे दिया, तो हम ये वाला इंटीग्रेशन करेंगे। और कई बार क्या पूछेगा, बताओ बॉडी 10वें सेकंड पे कितना दूर पहुंच गई थी, तो ये वाला। ठीक है, तो ये वाला हम लोग करेंगे कि भाई x इक्वल टू 10वें सेकंड पे बॉडी कहां पे है। ठीक है, तो जब हमको एक ही पॉइंट देगा तो हम इसका यूज करेंगे। अब इसमें इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो देखो यहां पे भी आपको सेम दिया हुआ था y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे आपको दो इंफॉर्मेशन देगा, पूछेगा एट x इक्वल टू 2 वैल्यू पूछेगा, और आपको ना एक गिवन डेटा देगा। वो गिवन डेटा ऐसा देगा कि जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो देखो यहाँ पे एक और डेटा गिवन होगा, गिवन डेटा। यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ, क्या गिवन डेटा होगा वो न्यूमेरिकल में हमको पता चलेगा। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करना है जब लिमिट नहीं दी है। जब लिमिट नहीं दी है हुई है ना, तो ये एक्स स्क्वायर dx, इसको हम इंटीग्रेट करके क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस कांस्टेंट को निकालने के लिए हमको इस गिवन डेटा की जरूरत पड़ेगी। अब इसको हम लोग एक न्यूमेरिकल से देखते हैं और क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं। अभी सब समझ में आएगा, मैं पेज पीछे ले जाके आपको दिखाऊंगा। तो देखो इंटीग्रेशन में सब बच्चों ने समझ लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का मतलब क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। दूसरी बात, अगर आपको बोलेगा x, यहां पे ऐसा लिखा हुआ है dx, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तान्या बोलो। x की पावर 2 कहां से हो जाएगा, 1 को पता है हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 dx, पावर 1 बढ़ा दो, x की पावर 1 अपॉन 1, तो लिखना है क्या कुछ, बस x लिख देंगे। तो कई बार ये 1 भी नहीं लिखेगा, सिर्फ बोलेगा बताओ इसकी वैल्यू, तो आप सीधे लिख देना x। चलो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, t। बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, u, क्योंकि इसके साथ में क्या लगा हुआ है 1, 1 यानी कि u की पावर 0, तो u की पावर 1 अपॉन 1। कितना क्लियर हो गया। तो जहां पे भी आपको ये सिंगल बंदा दिखे, ये ऐसा सिंगल बंदा, तो बस इसमें से x लिख देना, अगर ऐसा दिखे तो t लिख देना। इतना कर पाएंगे हम लोग। अब एक चीज देखो, अगर आपको दिया हुआ है डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करो, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, बताओ, 2x मिलेगा। अब मैं इसी को वापस से इंटीग्रेट करूं तो मुझे ऊपर वाला मिलना चाहिए, मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखते हैं। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, इंटीग्रेट 2x, 2 तो कांस्टेंट है, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, x का कितना हो जाएगा, हाँ x टू द पावर अपॉन 2, तो x की पावर 2 अपॉन 2। अरे 2 को तो एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लीकेशन में ना, ये एडिशन में होता तो हम ऐसे करते भैया, मतलब अलग से कुछ करना होता हमको, लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो मल्टीप्लीकेशन में तो 2 को छोड़ दो, वैसे ही लिख दो, x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट गया और वापस से हमको एक्स स्क्वायर मिल गया। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करे तो ये मिला, और इंटीग्रेट किए तो हमको ये मिला, वापस से वही मिल गया ना। यानी कि इंटीग्रेशन क्या है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एक और एग्जांपल से समझते हैं, x टू द पावर 5, चलो इसको आप पहले डिफरेंशिएट करो, ये मैं d लिख दिया, मतलब डिफरेंशिएट, 40x टू द पावर 4। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो 40 को तो एज इट इज लिख दो, इनटू x की पावर 4, इंटीग्रेट करते हैं तो पावर 1 बढ़ा देते हैं और नीचे में भी 5 लिख देते हैं, 5 8 जा 40, तो ये कितना मिल गया हमको, 8x की पावर 5। तो देखो डिफरेंशिएट किए तो ये मिला,
डिफरेंशिएट का उल्टा करना क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो देखो इंटीग्रेट किए तो हमको वापस से यही मिल गया, लेकिन अब आने वाला है कहानी में ट्विस्ट। वो ट्विस्ट क्या है ये देखो। अब मैंने आपको एक प्रॉब्लम दिया 4x³ प्लस 3, इसको डिफरेंशिएट करो, कितना मिलेगा? इसको डिफरेंशिएट किए तो 12x², कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बताओ। आप लोगों को मैंने लिखवाया था ना पूरे फॉर्मूले। जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? जीरो। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? जीरो। तो आंसर तो सिर्फ 12x² होगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इसको इंटीग्रेट करने पे तो मुझे वापस से वो आंसर मिलना चाहिए। अब इसको इंटीग्रेट करो, 12 का 12, x³ बाई 3, 3 से ये कट गया और हमको क्या मिला? 4x³। अरे चले तो थे 4x³ प्लस 3 से, और पहुंचे कहां पे? 4x³ पे। यानी कुछ तो गड़बड़ है। यानी कि जितने हमारे कांस्टेंट रहते हैं ना, उसको डिफरेंशिएशन उड़ा देता है। तो इंटीग्रेशन को कैसे पता चलेगा कि वहां पे कोई कांस्टेंट रहा होगा? इसलिए हम लोग क्या करते हैं पता है, जब भी हमारा कोई आंसर आता है इंटीग्रेशन के साथ, तो हम ना एक लिख देते हैं प्लस कांस्टेंट। हो सकता है ये जीरो हो। यहाँ पे देखो क्या था, उसकी वैल्यू कांस्टेंट की जीरो थी। हम आंसर में हमेशा क्या लिखेंगे? प्लस कांस्टेंट। हो सकता है ये कांस्टेंट जीरो हो सकता है उसकी कोई वैल्यू, हमें नहीं पता भैया, लेकिन हमने अपना फर्ज पूरा निभा दिया है कि देख लेना भैया कोई कांस्टेंट कांस्टेंट हो सकता है। तो क्वेश्चन में वो क्या करेगा पता है आपको? ना जानबूझ के ऐसा डेटा देगा कि आप इस कांस्टेंट को निकालो। जो बच्चे ये प्लस सी लिखना भूल जाएंगे उनका आंसर गलत आएगा, क्योंकि रियल प्रॉब्लम थी ये। उसको डिफरेंशिएट करके उसने ये बना के दे दिया और बोला अब इसको इंटीग्रेट करो बच्चों, तो बच्चों ने इंटीग्रेट किया और इसको लिखना भूल गए। और उसने तो डिफरेंशिएट किसको किया था? इसको। तो याद रखना कि हो सकता है एक आध कांस्टेंट रहा हो, तो हम लोग क्या करेंगे? हमेशा प्लस सी लिख देंगे। तो ये प्लस सी लिखने वाला काम हम पता है किसमें करेंगे? हमेशा इनडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट में ये प्रॉब्लम कभी नहीं आती, उसमें लिमिट दे चुका है उसने पहले ही, इस लिमिट से उस लिमिट के बीच। प्रॉब्लम कहां थी? इनडेफिनेट। तो हमको डेफिनेट में प्लस सी नहीं लिखना है, इनडेफिनेट में प्लस सी लिखना है, ये वाले में। देखो मैंने इसमें प्लस सी लिखा है, लेकिन यहां पे देखो कोई प्लस सी लिखा था क्या? नहीं। तो डेफिनेट में नहीं लिख, ये डेफिनेट है, डेफिनेटली यही आंसर आएगा, एकदम हम कंफर्म है। लेकिन ये इनडेफिनेट है तो साथ में हमने इसमें एक ना सी लगा दिया है, भैया कुछ भी और आंसर में साथ में हो सकता है। अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे, सब चीज समझ में आ जाएगी। पहले हम डेफिनेट पे करेंगे, फिर हम इंटीग्रल पे करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारा कि अगर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू है t³, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ये 25 नहीं लिखा है 2 सेकेंड लिखा है ना, टू t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। अगर v इज इक्वल्स टू t³ है तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। यानी कि एक बॉडी है वो चल रही थी, तो हमने कब से उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया? जब वो t इक्वल टू 2 सेकेंड, जब वो 2 सेकेंड हो गए चलते हुए, वहां से लेके जब टाइम 5 सेकेंड हो जाएगा, उस बीच उसने जो डिस्टेंस कवर करी हमको वो निकालना है। तो यहां पे देखो हमको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट, क्योंकि यहाँ पे लिमिट दी हुई है, तो ये कौन सा इंटीग्रेशन हो जाएगा? डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल देखो v इज इक्वल्स टू t³ दिया हुआ है, जैसे पिछली बार y इज इक्वल्स टू x² दिया हुआ था।
तो देखो टाइम की लिमिट दी हुई है, तो हमको इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो v इज इक्वल्स टू आपको टी क्यूब दे रखा हुआ है। अच्छा याद करो वो जमाना, यहां पे देखो s इज इक्वल्स टू क्या होता था, dv बाई dt। याद आ रहा है? यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv इज इक्वल्स टू एस dt लिख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं तो यहां से मुझको क्या मिलेगा, v। याद आ रहा है? यहाँ पे dx था तो हमने x लिखा था, dt था तो t लिखा था। अगर dv है तो हम डायरेक्ट v लिख सकते हैं। v इज इक्वल्स टू एस dt, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आ जाता है। आगे चल के सब फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे। अभी तो देखो यहाँ पे v इज इक्वल्स टू टी क्यूब दिया हुआ है। अब इसको हम लोग अगर इंटीग्रेट कर लें तो हमको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने पे क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन, इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि देखो डिफरेंशिएट करने पे देखो, अच्छा ये मैंने उल्टा लिख दिया है ना, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, v इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी। तुम लोग बता भी नहीं रहे। देखो v इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी एस बाई डी टी। यहां से मैंने dt को इधर भेजा तो ये क्या हो जाएगा, v dt इज इक्वल्स टू ds। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, ds इज इक्वल्स टू v dt। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू, यहां तो dt है और v किसके बराबर है, ऊपर देखो t क्यूब, v की जगह पे लिखो t क्यूब। वाह, अभी भी इनकम्प्लीट है क्योंकि क्वेश्चन में आपको लिमिट भी दी हुई है, तो लिमिट भी तो रखना हो। देखो मैं फिर से बता दे रहा हूं, क्वेश्चन में दिया हुआ है वेलोसिटी और आपको पूछा है डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे तो एक ही फॉर्मूला याद आ रहा है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता था ds बाई dt। तो यहां से मैंने dt को इधर भेजा तो ये क्या हो गया, v dt इज इक्वल्स टू ds। इसको इधर और उसको उधर तो लिख सकते हैं हम लोग। तो ds इज इक्वल्स टू v dt। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूंगा। जैसे ही मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा, ये तो सिंगल है, ये क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, यहां पे देखो v की जगह, भाई v को मैं t के टर्म्स में कैसे इंटीग्रेट करूं, यहाँ पे t होना चाहिए ना। तो v को t के टर्म्स में लिख सकते हो क्या, हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैंने v को लिख दिया t क्यूब dt। x क्यूब का क्या होता था, x की पावर 4/4। तो t क्यूब का क्या होगा, t की पावर 4/4। पर क्वेश्चन में आपको लिमिट दे रखी है t की लिमिट कहां से कहां तक के है, 2 से लेके 5 तक के। तो 2 से लेके 5 तक के लिख लिया। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो पता है आपको क्या मिलेगा, टी क्यूब। तो टी की पावर 4/4। और क्या हम लिमिट को भूल जाएंगे, नहीं, लिमिट को एक बार यहां लिख के दिखाएंगे कि भैया 2 से 5 हमको याद है। वो बोलेगा याद है तो भाई वैल्यू पुट करो और आंसर बताओ। तो सबसे पहले हम ये ऊपर वाली लिमिट को रखेंगे। तो ऊपर वाली लिमिट को रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 4/4। फिर क्या लगाऊंगा, माइनस, अब लोअर लिमिट 2 की पावर 4/4। अब इसको सॉल्व कर लेना। हाँ तो ये देखो 620, देखो दोनों के बेस सेम है तो मैं सीधे लिख देता हूं 625 माइनस 16/4। अब इस, हाँ 609/4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट निकाले ना हम लोगों ने, तो 609/4 मीटर आंसर आ गया हमारा। तो ये क्वेश्चन किसका था, देखो लिमिट दी हुई थी, इसलिए ये कौन सा है, डेफिनेट। देखो लिमिट दी है तो आपको लिमिट रख के यहाँ पे आंसर लाना है।
लेकिन अगला मैं क्वेश्चन दूंगा तो उसमें तो लिमिट देने के लिए आपको होगा ही नहीं दो चीज, तो वहां पे तो फंस जाओगे। तो देखते हैं कि उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। नहीं, इसको फर्दर सॉल्व करना है आपको। हाँ, 2 डेसिमल तक के आंसर ले आना, लिख देना। ठीक, चलो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में ना आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछेगा। तो क्वेश्चन देखो, मैं लिख रहा हूं, अगेन वही क्वेश्चन लिख लेते हैं। v इज इक्वल्स टू टी क्यूब, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। अब यहां पे एक कंडीशन देगा जिसको लिखना बहुत जरूरी है, उसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इफ द बॉडी was at origin at t equal to 0। तो उसने बोल दिया पहले ही कि t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0 था। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन को देख लो फिर आप लोग बनाना पूरे। अब देखो ये इनडेफिनेट वाला क्वेश्चन है, ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में v इज इक्वल्स टू टी क्यूब। अब हमको पता है कि s इज इक्वल्स टू क्या होता है, v dt। कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। अभी पिछली स्लाइड में ही हमने यहाँ पे करके दिखाया है कि v इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी। तो ऐसा करके आप s इज इक्वल्स टू कहां तक के पहुंच सकते हैं, v dt तक के। यहाँ पे मैंने लिमिट पुट कर दी है, लेकिन मेन तो हमारा ये है ना। इसके बाद अगर डेफिनेट होता है तो हम लिमिट लगा देते हैं, इनडेफिनेट होता है तो प्लस सी लिख देते हैं। तो यहां तक के तो आप पहुंच जाओगे। इसको s लिख सकते हैं ना, तो s इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v dt। इतना हमको बाय हार्ट याद होना चाहिए। और कितना इजी भी है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, उसी टाइप का तो दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया s इज इक्वल्स टू वी डी टी। अब s इज इक्वल्स टू v को तो हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते t के टर्म्स में, हमको तो यहाँ t चाहिए t। तो क्या करें, हमको दिया हुआ है v t के टर्म्स में, हमेशा देगा हमेशा। तो यहां पे मैंने लिख दिया t क्यूब डी टी। अब लिमिट कहां से कहां तक के लगाऊं, लिमिट दिया ही नहीं है उसने, तो पूछा एक पर्टिकुलर टाइम पे, लिमिट नहीं दिया है यहाँ पे। तो हम बोले भैया अब हम यहाँ पे लिमिट नहीं लगा सकते, मतलब हम डेफिनेटली आंसर नहीं दे पाएंगे, क्षमा चाहते हैं। तो बोलेगा ठीक है, एक रफ आइडिया तो दे दो। तो देखो टी क्यूब का क्या हो जाएगा, टी की पावर 4/4। हम लगाएंगे प्लस सी, कि भैया हो सकता है कोई कांस्टेंट कांस्टेंट रहा हो, क्योंकि लिमिट विमिट तुम दिए नहीं हो, तो कोई कांस्टेंट कांस्टेंट होगा, देख लेना करके। तो s इज इक्वल्स टू टी की पावर 4/4 प्लस सी आ गया रिलेशन। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, एट t इक्वल टू 0 s इक्वल टू 0, क्योंकि ओरिजिन पे है। ओरिजिन मतलब क्या होता है, जहां x और y दोनों 0 होते हैं। तो ओरिजिन का मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। कई बार आपको क्वेश्चन देगा कि एट t इक्वल टू 0 द बॉडी इज 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ ओरिजिन। तो आप s की वैल्यू कितनी ले लोगे, 2। देखो आपको ऐसा बोलेगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। बोलेगा एट टाइम t इक्वल टू 0 बॉडी वाज एट ओरिजिन, तो आप 0 ले लोगे। आपको बोलेगा कि एट टाइम t इक्वल टू 0 बॉडी वाज 2 मीटर अहेड ऑफ ओरिजिन, तो स्टार्टिंग उसने कहा की है 2 मीटर से। मान लो आप और आपकी फ्रेंड एक रेस में दौड़ रहे हो, आप यहां खड़े हो और अगर आपकी फ्रेंड आपसे 2 मीटर आगे खड़ी है और वहां से दौड़ना शुरू करेगी, तो भाई उसको एडवांटेज मिलेगा ना, 2 मीटर का। तो आपको 2 मीटर का एडवांटेज देना पड़ेगा। कई बार लिखा होगा कि 3 मीटर बिहाइंड द ओरिजिन है, तो आप एस की वैल्यू कितनी लेंगे, -3। वेरी गुड, कितने स्मार्ट बच्चे हैं। तो एस की वैल्यू माइनस, इसमें क्या बोल दिया, ओरिजिन पे है। तो चलो इसने ओरिजिन पे बोला है तो वो काम हम करके देखते हैं। इसने बोला एट टाइम t इक्वल टू 0, तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो 0 की पावर 4/4 यानी कि 0 प्लस सी, यहां पे ओरिजिन पे है, तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ गई,
जीरो। अब बोलना हाँ भाई, अब मैं कंफर्म हूं सी की वैल्यू जीरो है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, s इज इक्वल्स टू टी की पावर 4/4, क्योंकि सी की वैल्यू आपने निकाली ना जीरो। हाँ, तो फिर बता दोगे कि सी की वैल्यू क्या है हमारी, जीरो है। तो क्वेश्चन में इसने बता दिया कि सी की वैल्यू हमारी जीरो है, तो हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया ये। अब वो पूछ रहा है कि टाइम कितने पे, 3 सेकंड पे निकालो, रख दो 3, आपको डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। अगर इसने बोल दिया एंड टी इक्वल टू 8 सेकंड पे भी बताओ, देखो बिटवीन नहीं बोल रहा है, बिटवीन 3 से 5 सेकंड, क्या बोल रहा है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे बताओ, अलग अलग इंडिविजुअल। तो इस पॉइंट पे बॉडी यहां थी इतने मीटर पे, और इस टाइम पे यहां पे वैल्यू पुट कर दो, आपको डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए इंडिविजुअल पता चल जाएगा। तो ये है इनडेफिनेट इंटीग्रल। इसमें आपको लिमिट नहीं देता, इसमें आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछता है, इसलिए हम लोग इसमें सी का यूज करते हैं। और जहां पे हमको लिमिट दे देता है वो है डेफिनेट इंटीग्रल, उसमें हम लोग लिमिट्स पुट करते हैं। तो हमने देखो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस देख लिया, हमने डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल दोनों का डिफरेंस यहाँ पे देख लिया। तो ये जो गिवन डेटा मैंने यहाँ पे लिखा था उसका मतलब समझ गए ना, कि आपको गिवन डेटा दिया होगा जिसकी हेल्प से आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, सी की वैल्यू। सी की वैल्यू निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ गया। तो और एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए लिखिए क्वेश्चन। इफ v is equals to t square plus t plus 3, then find the displacement at t equal to 3 seconds if the body was 4 meters behind the origin at time t equal to 1 second. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर बॉडी 4 मीटर बिहाइंड थी ओरिजिन से एट टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड। हाँ, चलो देखते हैं कौन इसमें सबसे पहले आंसर निकाल के लाता है। अच्छा, कौन सबसे पहले बताएगा कि ये क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल का है या इनडेफिनेट? तान्या, आंसर फ्रॉम यू। सर इनडेफिनेट। हाँ बिल्कुल सही, इनडेफिनेट का है, क्योंकि हमें लिमिट नहीं पता है। अगर लिमिट नहीं पता है तो इसमें सी आने वाला है। अब मैं जब इसे सॉल्व करने लगा, मुझे पूछा है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो मुझे एक ही फॉर्मूला आता था, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ds बाई dt। मैंने इसको कर दिया v dt इज इक्वल्स टू ds, यानी कि ds इज इक्वल्स टू v dt। अब मैंने दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, तो यहां पे ऐसा आ गया। तो इसका तो हो जाएगा क्या s, और इसमें v की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, ये पूरा का पूरा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 3 dt। और क्योंकि इसमें लिमिट नहीं दिया है तो मैं यहीं पे छोड़ दिया इसको। अब मैं करूंगा इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू, चलो प्यारे बच्चों बताओ टी स्क्वायर को क्या लिख दूं, टी क्यूब बाई 3। वेरी गुड, टी क्यूब बाई 3 प्लस, टी स्क्वायर बाई 2। हाँ सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस
3 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा तो 3 dt, dt का क्या हो जाएगा? T. t। वेरी गुड, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? 3t। अरे ऐसा समझ लो, ऐसा लिखा हुआ है, ये 3 नहीं दिखना चाहिए हमको, ऐसा दिखना चाहिए 3 इंटू टी की पावर 0। देखो यहाँ पे t की पावर 2, t की पावर 1, यहाँ पे t की पावर कितनी है? 0। तो 3 इंटू टी की पावर 0, तो 3 t की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो कितना बन गया? ये 3t बन गया ना। कितना दिख रहा है? 3 इंटू टी की पावर 0। देखो कांस्टेंट का जब आप इंटीग्रेशन करोगे ना तो आपको ऐसे ये एक्स्ट्रा टी मिल जाएगा, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो 3x मिल जाएगा। प्लस 3t। क्या मैं यहां पे रुक जाऊं? इतना कंफर्म बोल सकते हो आप लोग? प्लस सी। हाँ धन्यवाद। तो प्लस सी हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं दी थी तो हम भाई डेफिनेटली नहीं बोल सकते, तो हमने प्लस सी लगा दिया, तो हमारा ये एक फॉर्मूला आ गया। अब इसने पूछा टाइम 3 सेकंड पे निकालो, अगर मैं 3 सेकंड रख दूंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट ना सी के टर्म्स में आएगा। मंजूर है ऐसा आंसर? एग्जामिनर को भी मंजूर नहीं होगा, तो आपको सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सी की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे? क्वेश्चन में ना आपको एक टी की वैल्यू और उसके करस्पॉन्डिंग एस की वैल्यू पहले से दे रखा होगा। तो देखो उसने दे रखा है, टाइम की वैल्यू क्या दिया है? 1। क्वेश्चन में लिखा है द बॉडी वाज 4 मीटर बिहाइंड द ओरिजिन एट टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड। जब टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड था ना, तब बॉडी ओरिजिन के 4 मीटर पहले थी। तो टाइम क्या दिया हुआ है उसने? 1। और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है? -4। तो देखो यहां पे एक बार पुट करते हैं और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये -4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/2 प्लस 3 प्लस सी। 3 इधर आएगा तो -7 कर लेना। ये मैंने क्वेश्चन मन से बनाया है इसलिए आंसर कुछ ऊंचपटांग आ रहा है, अदरवाइज आपका आंसर थोड़ा सा ठीक ठाक दिखने वाला आएगा। तो यहां से सी की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। मैं सीधा आप लोग का आंसर बता देता हूं, इसमें कितना हो जाएगा ये? -4 -3 -2 इनवर्स -3 इनवर्स। यहाँ सर हाँ तन्या, सर वो s को -4 क्यों लिया हम लोग? देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ द बॉडी वाज 4 मीटर बिहाइंड द ओरिजिन। तो देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये ओरिजिन है। एट ओरिजिन मतलब होता है यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0, अगर अहेड ऑफ ओरिजिन बोलेगा मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, और बिहाइंड ओरिजिन मतलब एक्स की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। यस। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ गया हमारा। अब यहाँ पे ये आंसर आ रहा है इसका -47/6। देखो क्वेश्चन मैंने मन से बनाया था इसलिए इतना ऊंचपटांग आंसर आ रहा है, अदरवाइज आंसर आपका ना अच्छा अच्छा आएगा। तो सी की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे पुट कर दो। अब जैसे यहाँ पे सी की वैल्यू आ गई -47/6 हमने रख दी। अब उसने क्या पूछा है? टाइम 3 सेकेंड पे, तो 3 रख देना, आपको एस की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये है हमारा क्या? इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो चाहे लिमिट दिया हो चाहे लिमिट ना दिया हो, हम दोनों तरह से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और आंसर पे पहुंच सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट चीज देखो। मुझे एक चीज पता थी कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो यहां से मैंने लिख लिया v dt इज इक्वल्स टू ds, या ds इज इक्वल्स टू v dt। दोनों साइड इंटीग्रेट किया तो यहां से मुझको मिल गया s इज इक्वल्स टू v dt। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको पता चल गई। अब मुझे बताओ एक और आपको चीज पता है, वो क्या है? जैसे ये पता है वैसे एक और आगे। जैसे ये रिलेशन मुझे पता है ना, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डीवी बाई डी तो यहां से मैं क्या लिख दूं, ए डी टी इज इक्वल्स टू डीवी, थोड़ा सा इसको इधर उधर कर लेते हैं, तो डीवी इज इक्वल्स टू ए डी टी, दोनों साइड मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। पता है अब क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, अब क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि अगर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू टी क्यूब है तो वेलोसिटी निकालो, जैसा पिछला केस था ना, बस एक बार इंटीग्रेट करना है और उसको निकालना है। पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकालते थे, अब क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मजा आएगा। तो ये चीज हमको पता होनी चाहिए। क्लियर है? हाँ चलो, सारे होशियार बच्चे अब एक क्वेश्चन बनाएंगे। इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, चलो टी स्क्वायर ले लेते हैं, देन फाइंड द velocity at time t equal to 4 second if body was moving with 3 meter per second velocity at time t equal to 0 second। कैसा हो सकता है टाइम टी इक्वल टू 0 सेकंड पे कोई बॉडी इतने स्पीड से मूव कर रही हो सकता है पंखा पहले से मूव कर रहा था, मैंने अभी आया और उसका वीडियो बनाना शुरू किया, तो जैसी वीडियो बनाना शुरू करूंगा तो टाइम टी इक्वल टू 0 है, उस पे तो घूम रहा है यार वो। चांद को देखो, आप तो अभी अभी पैदा हुए हो, तो क्या आपके लिए वो अभी से घूमना शुरू करेगा, वो तो घूम रहा है, आपने अभी देखा तो आपके लिए समय अभी से शुरू हुआ, तो टाइम टी इक्वल टू 0 पे वो इतनी स्पीड पे था, हमें दिख गया। तो वैसे वो 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जा रहा था जब हमने ऑब्जर्वेशन शुरू किया टाइम टी इक्वल टू 0 पे। तो पूछ रहा है कि वेलोसिटी कितनी होगी टाइम 4 सेकंड पे। तो सारे बच्चों को पता है, देखो एक बात बताओ, क्वेश्चन में दो चीजें उसने बोला है, एक असलरेशन और एक वेलोसिटी, दोनों के बीच रिलेशन क्या है, असलरेशन इज इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी, क्योंकि हमें असलरेशन का फॉर्मूला डेफिनेशन पता है, चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज असलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इससे आपको याद आ जाना चाहिए ए इज इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी, और बहुत बार हो चुका है, ये तो हमको याद होना चाहिए। अब मैंने dt को इधर भेजा, तो ए डी टी इज इक्वल्स टू डीवी, घुमा देते हैं ताकि अच्छा दिखे, तो dv इज इक्वल्स टू ए डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेशन। अच्छा बताओ ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इनडेफिनेट, लिमिट नहीं दिया है इस बार भी। अरे पर यहां क्या करेंगे, यहां तो फंस गए, यहां तो असलरेशन दिया हुआ है और टाइम के रिस्पेक्ट में इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, अच्छा दिया हुआ है क्या, चलो। तो v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए डी टी, हमें इतनी प्रैक्टिस करना है कि हमें ये करना ना पड़े, हमें ना ये याद हो जाए, v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए डी टी, खत्म। तो देखो v इज इक्वल्स टू हमने लिखा ए डी टी, और क्वेश्चन में ही a की वैल्यू दे रखी है टी स्क्वायर, और यहां बैठा हर बच्चा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानता है, कितना है, टी क्यूब बाई 3। वेरी गुड, बस हो गया। कांस्टेंट, क्योंकि लिमिट विमिट नहीं दी है तो हम यहाँ पे डेफिनेटली नहीं बोल सकते, इनडेफिनेटली। पर इस c की हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि c की वैल्यू भी हमको पता नहीं है, तो c की वैल्यू निकालने के लिए देखो क्वेश्चन में दिया है कि जब t की वैल्यू 0 होती है तो v की वैल्यू 3 होती है, रख दो यहाँ 0 और यहाँ पे v की जगह पे 3, तो c इज इक्वल्स टू 3 मिल जाएगा। एज गिवन एट t इक्वल टू 0
वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड, तो पुट कर दो इस फॉर्मूले में 3 इज इक्वल्स टू 0 प्लस सी, तो यहां से c इज इक्वल्स टू मिल गया 3। तो पता है हमारा मेन फॉर्मूला क्या बन गया, v इज इक्वल्स टू टी क्यूब बाई 3 प्लस 3, c की वैल्यू निकल गई है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालो, बस t की जगह पे रख दो 4 और निकाल लो वेलोसिटी। Therefore, at t is equals to 4 second, velocity is equals to 4 cube by 3 plus 3। तो ये क्या हो जाएगा, 64 by 3 plus 3, 64 by 3 plus 3, तो ये कितना हो जाएगा 73/3। क्वेश्चन मन से बनाया हुआ है इसलिए ऐसे टाइप के आंसर आ रहे हैं, हमको मेन प्रोसीजर समझना है, बाकी तो सब ऐसे ही हो जाएगा। क्या यहां तक के हो गया? हाँ चलो सर इसको लेटर कर देंगे कि उसको मतलब फर्दर पॉइंट में ले आएंगे? हाँ तने रिपीट करना क्वेश्चन। सर वो जो आंसर आया उसको सॉल्व करेंगे कि पॉइंट में मतलब ले आएंगे? हाँ इसको आपको आगे और सॉल्व करना है और डेसिमल के 2 पॉइंट तक के विथ यूनिट लिखना है। क्वेश्चन में देखो दिया है ना मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 24.33 मीटर पर सेकंड आई थिंक, क्योंकि 24 इंटू 3 72 होता है, तो 24.33 मीटर पर सेकंड। अब पता है अगली क्लास में हम लोग मिलने वाले हैं बाबा न्यूटन से। न्यूटन बाबा ने हमको 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे, क्या आपको वो याद है? पहला बताओ, इक्वेशन ऑफ मोशन। नहीं नहीं वो लॉ ऑफ मोशन है, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम न्यूमेरिकल बनाने लगे, अब हम छोटे नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा क्या है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस, हाँ सब लोग बोला करो साथ में, तान्या आप भी, ऑनलाइन जितने बच्चे बैठे सब, 2as। तो यहाँ पे देखो ये 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, हम अगली क्लास में इन तीनों इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं। हम इनको डिराइव करेंगे और देखेंगे कि इनका क्या सिग्निफिकेंस है। ये देखो ये दोनों में आपको टाइम दिख रहा है, नीचे में आपको टाइम नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे टाइम नहीं है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो सब हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इनको डिराइव करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर भर भर के न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको अगर डिराइव करना है तो आपको इंटीग्रेशन की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए, कितनी जितनी हम लोगों ने ले ली है, खत्म, उससे ज्यादा नहीं। आपका इंटीग्रेशन फिजिक्स में जितना यूज होना है उतना कवर हो गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं और बाबा न्यूटन से मिलते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू तान्या, आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू सर।